तो हेलो जी, फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सॉल्यूशन का आधा पार्ट कर लिया था, तो आधा पार्ट आज लेके आऊँ आपके पास। तो कल आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं अपन। टेम्परेचर में क्या होता है? टेम्परेचर में आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद होती है कि जब डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है तो उसमें एंडोथर्मिक यानी डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अब आप बोलोगे कि एंडोथर्मिक क्या होता है? देखो, 12th क्लास में हो तो एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जब हीट है वो एब्जॉर्ब हो, हीट है वो आपकी क्या हो? एब्जॉर्ब हो, ठीक है। और जब आपकी हीट रिलीज होती है तब वो आपकी होती है कौन सी? एक्सोथर्मिक, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप इंक्रीज टेम्परेचर को बढ़ाते हो तब आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। जब डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है तब उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि NaCl यानी नमक और शुगर को जब पानी में घोलते हो, यानी जब नमक और पानी को जब हम घोलेंगे तब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो घुलेगी। उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे वो उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। फिर बात आती है वाइल इफ़ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। जब आपकी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी यानी कि हीट को रिलीज़ करने वाली होगी तब डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। तब इंक्रीजिंग जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब सोल्यूबिलिटी उसकी डिक्रीज़ होगी। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप पानी में डिज़ोल्व करोगे, ठीक है। फिर आती है आपकी सोल्यूबिलिटी ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट का यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है? ग्लोबल सॉल्ट होता है Na2SO4.10H2O, जो कि पहले टेम्परेचर बढ़ेगा 32.4 डिग्री सेल्सियस से, फिर एंडोथर्मिक होगी उसमें और हीट रिक्वायर, उसमें हीट चाहिएगी, और फिर उसके बाद में हीट रिक्वायर होगी तो आप उसके क्रिस्टलाइन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिमूव कर सको। फिर थोड़ी देर बाद में आपने जो टेम्परेचर बढ़ाया था 32.4 डिग्री सेल्सियस, तो वो एनहाइड्रस कंडीशन में आ जाएगा, सूखा हो जाएगा, जो उसे डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होता है। सो आफ्टर 32.4 डिग्री सेल्सियस द ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ग्लोबुलर साल्ट क्या होता है। ग्लोबुलर साल्ट होता है आपका Na2SO4.10H2O होता है, जो कि इसका नेम भी अगर आपसे पूछ ले तो नेम आप ये बता सकते हो कि इसका क्या नेम होता है। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। अब आप यहाँ पे H2O मत लिख देना, क्योंकि H2O यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 10 लगाओ इसके साथ में, तो 10 को अपन डेका बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना ग्लोबुलर साल्ट के बाद में, हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ में जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसमें सोल्यूबिलिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाओगे तो इसमें क्या होगा? जब सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर आपका एक टाइम तक बढ़ रहा है और फिर एक टाइम के बाद में टेम्परेचर आपका डाउन आ रहा है, तो ये आपने देखा था। फिर उसमें अगर आपको इस ग्राफ से नहीं भी समझ में आए तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि Na2SO4 ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला .10H2O, ठीक है, .10H2O लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में जब आप इसको रिवर्स प्रोसेस में कर दो, एक तरफ में आपका जाएगा जो अबव, यानी एक तरफ में ज़्यादा होगा 32.4 डिग्री सेल्सियस, एक टाइम ज़्यादा होगा और एक में कम होगा, ठीक है। इतना दे रखा है। फिर आपका आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? तो प्रेशर का इफेक्ट होगा जब सोल्यूबिलिटी है सॉलिड की लिक्विड में, तो वो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर पे, सिंस जब मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर। जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के, वो नॉन कंप्रेसिबल हैं नेचर में, ठीक है। फिर उसके बाद आती है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में क्या इफेक्ट पड़ेगा? लिक्विड में आपका इफेक्ट पड़ेगा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस डिजोल्व इन 100 ml ऑफ लिक्विड। 100 ml ऑफ लिक्विड में मैक्सिमम वॉल्यूम डिजोल्व हो तो उसे बोलते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, ये यहाँ से डेफिनेशन पूछता है। फिर बात आती है आपकी फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करेंगे सोल्यूबिलिटी को? तो फैक्टर सबसे पहला इफेक्ट करता है इसको नेचर ऑफ गैस। गैस की नेचर कौन सी है? द गैस विच रिएक्ट विथ वाटर
एंड फॉर्म कंपाउंड आर मोर सोल्यूबल और मोर सोल्यूबल इन वाटर। तो इसका क्या मतलब होता है, देखो कि वो गैसेस जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करे और एक कंपाउंड बनाए और जो पानी के साथ सोल्यूबल हो, सोल्यूबल मतलब घुलनशील हो, तो उसे अपन एक नेचर ऑफ गैसेस के बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है अपना CO2 NH3 SO2। CO3 अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 आपका अमोनिया, यहाँ पे SO2 सोडियम सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, फिर बात आती है आपकी जब गैस रिएक्ट करे, जब गैस डू नॉट रिएक्ट करे, वाटर और कंपाउंड नाम में लेस सोल्यूबल हो और इनसोल्यूबल हो, तब क्या होता है, तब देखो क्या होता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके एग्जाम्पल है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, CO2 + H2O को जब आप बनाओगे तो आपका रिएक्टेंट बनेगा, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बनेगा H2CO3 बनता है। फिर आपका NH3 से HOH तक करोगे तो NH4OH बनता है। ये सारे आपके मोर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। नॉन लेस सोल्यूबल में आ जाएंगे आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को गैसियस स्टेट को गैसियस से रिएक्ट कराओगे तो लेस सोल्यूबल होती है, जिसका आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, जिसको नो रिएक्शन मानी जाती है। ठीक है, फिर आता है नोट, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन गैस इज लेस सोल्यूबल इन वाटर बट मोर सोल्यूबल इन ब्लड सिंस इट रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि सॉरी, जब ऑक्सीजन गैस है वो लेस सोल्यूबल होती है पानी में ऑक्सीजन लेस को कम घुलती है, जबकि अपने ब्लड वेसल्स में ज़्यादा घुलती है। ब्लड वेसल्स में भी किसमें, हीमोग्लोबिन में घुलती है। तो और ये मिलकर क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। तो जैसे कि देखो पानी में तो ऑक्सीजन आपकी घुलती नहीं है, जब स्कूबा डाइवर्स पानी में जाते हैं तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, इसलिए उनके पीछे इनको मिल नहीं पाती और उनके ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं हो पाती। ठीक है, तो यही बात ये बोल रहे हैं कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है कि सिंस डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड ऑलवेज एक्सोथर्मिक, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर ऑलरेडी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड no energy is needed to separate them, so on increasing temperature solubility of gas in liquid decrease। इसका क्या मतलब है कि जब डिसोल्यूशन प्रोसेस, जब गैसेस का डिसोल्यूशन होगा लिक्विड में तो एक्सोथर्मिक होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब दूर दूर हो जाते हैं जब उनके पास कोई एनर्जी नहीं होती और उनको कोई ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती कि उनको सेपरेट करने के लिए। सो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्यूबिलिटी है गैसेस की लिक्विड में वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ विच गैस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सी गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, तो वो है अपना हाइड्रोजन गैस। एक तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर में या फिर आपको MCQ में ज़रूर पूछते हैं, प्री बोर्ड में भी ज़्यादातर दे देते हैं। फिर आपका प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, तो प्रेशर में देखो कि एट इक्वेशन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर तक हम प्रेशर जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है उसका जो प्रेशर है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक डायग्राम है अपना यहाँ पे ये वाला, जिसमें अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अनडिजोल्व गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है जो कि प्रेशराइज्ड है। ठीक है, दबा हुआ है अभी। ठीक है, उसी प्रकार एक दूसरा है जिसमें डिजोल्व्ड गैस मॉलिक्यूल्स है, जब पिस्टन है वो नीचे भी है। ठीक है, तो इसमें मैं यही बताना चाहता हूँ आप जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है लिक्विड में वो एक टाइम के बाद कांस्टेंट टेम्परेचर तक ही बढ़ती है। फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे हेनरी लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस यानी मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि जैसे इस लॉ के अनुसार जो गैस की सोल्यूबिलिटी होती है यानी मोल फ्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि x प्रोपोर्शनल टू p, x प्रोपोर्शनल हटाएंगे इक्वल्स टू का साइन
प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट आता है के डैश पी, तो पी को इधर लेके आ जाते हैं तो 1/k-x, ठीक है। तो p इज इक्वल्स टू अपन क्या बताते हैं k/h(x), ठीक है। यहाँ पे अभी देखो क्या बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे KH क्या है अपना, KH है यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। इस इक्वेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इसी इक्वेशन को बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपको प्रूव करके दिखाना होता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको भी कई बार पूछ लेते हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये ज़रूरी ही आता है। और आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन हेनरी कांस्टेंट और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। हेनरी कांस्टेंट और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस के बाद में क्या रिलेशन बतानी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो अपन ने इक्वेशन p इज इक्वल के एच एक्स बनाई है, ठीक है, वहाँ से लेना है के एक्स इज इक्वल्स टू पी बाई के एच, ठीक है। फ्रॉम अबव इक्वेशन, इस अबव ऊपर वाली इक्वेशन से क्या होगा, हमें पता चलता है कि जो हेनरी कांस्टेंट है वो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, जो के एच है कौन हेनरी कांस्टेंट है वो बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी घटेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि एक्वाटिक, एक क्वेश्चन आता है आपका छोटा सा, एक्वाटिक स्पीसीज़ है वो ठंडे पानी में आर मोर कंफर्टेबल, ठंडे पानी में कंफर्टेबल रहती है जबकि गर्म पानी में नहीं रहती। तो इसका जो आंसर है वो मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो पानी में कम घुलती है लेकिन ब्लड वेजल्स में क्या घुलती है, ज़्यादा घुलती है। तो इसमें देखो इसका उल्टा होता है, यहाँ पे जो हॉट वाटर में जो सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की घुलन की होती है वो कम होती है जबकि ठंडे पानी में ज़्यादा होती है। सो जो मछलियाँ हैं वो रेस्पायरेट नहीं कर पाती प्रॉपरली गर्म पानी में। तो हम बता सकते हैं कि एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, प्योर वाटर की मोलरिटी कितनी होती है, 55.5 होती है, ठीक है। हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि कार्बोनेटेड बेवरेज में काम आते हैं, डिकम्प्रेशन सिकनेस बैंड में काम आती है, ठीक है। तो कार्बोनेटेड बेवरेज में आ जाए, ऑल द कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन लिक्विड। जब आप कोई भी ठंडे मतलब ड्यू वगैरह की बोतल खोलते हो तो उसमें खोलने के बाद एक गैस निकलती है, तो वही बता रहा है कि ये कार्बोनेटेड बेवरेज में अंडर वो जो बोटल्स होते हैं वो हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर जाते हैं, यानी बंद की जाती है, ठीक है। जब आप बोतल को खोलते हो प्रेशर के साथ वो बोतल खुलती है और जो गैस जो बाहर निकलती है, ठीक है, गैस ऑल्सो डिक्रीजेज एंड गैस स्केप आउट, आपकी बाहर निकल जाती है, ठीक है। फिर बात आती है डिकम्प्रेशन सिकनेस बैंड, ये आपको मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये 2 पार्ट में बनेगी, तो पहला एक ही वीडियो में 2 पार्ट बनेगी, तो पहली पार्ट ही हो गई, सेकंड पार्ट आपका आएगा। तो आज ही फिर से स्वागत है आपका। जो बीच में अपन ने लेक्चर छोड़ा था तो भाई साहब उसको अब हम पूरा करेंगे। देखो तो अपने पीछे तक पढ़ लिया था कि गैस जो अपनी है वो बाहर निकल जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स को हाई प्रेशर के अंदर पैक किया जाता है तब, ठीक है। तो अब बारी आती है अपने डिकम्प्रेशन और सिकनेस बैंड। डिकम्प्रेशन और सिकनेस बैंड में क्या होता है, जब अपने जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, जो पानी के अंदर जो तैराक होते हैं, तो वो तैराक तो नहीं बोल सकते अपन, जो पानी के अंदर जा कर के मतलब तैराकी के जो करके आते हैं तो वो उन्हें अपन स्क्यूबा डाइवर बोलते हैं। जब वो स्क्यूबा डाइवर सी प्रेशर जब उनके ऊपर सी का जो प्रेशर पड़ता है, यानी सी का जो प्रेशर पड़ेगा उनकी बॉडी पे, तो वो बॉडी पे जिसके कारण उनके ब्लड बॉडी में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो गैसेज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी इनके ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो इसी बात को देखो इंग्लिश में बताता हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं आएगी इसमें। एज स्क्यूबा डाइवर एंटर्स द सी pressure on his body increases due to which solubility of oxygen and nitrogen gases also increases in his blood vessels and tissues। इसका मतलब क्या है कि जब स्क्यूबा डाइवर सी के अंदर एंटर करते हैं तो जो प्रेशर होता है उनकी बॉडी पे वो बढ़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस की जो सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ेगी ब्लड में, ठीक है। तो उसके बाद एज स्क्यूबा डाइवर कम्स आउट एट सरफेस सी प्रेशर ऑन हिज बॉडी डिक्रीजेज। जब वो स्क्यूबा डाइवर पानी से बाहर आते हैं तो उनका जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, ड्यू टू विच द एक्सेस डिजोल्व गैस स्केप आउट। जो एक्सेस डिजोल्व गैस होती है वो बाहर निकल जाती है जिसके कारण बबल्स
क्रिएट होते हैं ब्लड वेजल्स में, और जो स्क्यूबा डाइवर्स है उनके हेल्थ, जो मतलब जो डाइवर्स हैं उनके हेल्थ पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, जो अनकॉन्शियस हो सकते हैं, थोड़े से डेथ का कारण भी बन सकता है, अपन ये बोल सकते हैं सीधा सा। तो उसी कंडीशन को बोलते हैं अपन डीकम्प्रेशन। ठीक है, इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक गैस सिलेंडर बनाया गया, डाइल्यूटेड गैस सिलेंडर बनाया गया, जिसमें हीलियम गैस का यूज़ किया गया। सिंस जब जो जो क्या है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ हीलियम, जो हीलियम गैस इसलिए यूज़ की गई क्योंकि हीलियम गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो लेस होती है ब्लड वेजल्स में और टिश्यूज़ में, जिसके कारण क्या होता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेज आर ऑल्सो लेस, जो कि लेस होती है इन ब्लड वेजल्स में एंड टिश्यूज़। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, द कंपोजिशन ऑफ गैस सिलेंडर यूज्ड बाय स्क्यूबा डाइवर, जो स्क्यूबा डाइवर के द्वारा जो सिलेंडर यूज किया जाता है उसमें जो कंपोजिशन होता है वो देखो क्या होता है, वो होता है कि जो 11.7% होती है हीलियम की, 56.2% होती है नाइट्रोजन की, एंड 32% होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, ये इसका, ये जो आपको कंपोजिशन होता है ये कुछ ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है, एनोक्सिया भी आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और ये यहाँ से ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनोक्सिया देखो क्या होता है, द एट हाई अल्टीट्यूड ड्यू टू लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज। जब हाई अल्टीट्यूड पे जब कोई व्यक्ति जाता है तो जो पार्शियल प्रेशर है गैसेज का वो कम होता है। ठीक है, जिसके कारण जो सोल्यूबिलिटी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की वो कम होती है ब्लड वेजल्स और टिश्यूज में। ठीक है, जो एट क्लाइंबर एल्टीट्यूड एंड क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स के लिए ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लाइंबर्स के लिए क्या होता है कि जब क्लाइंबर्स पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ऊपर जाते वक्त उनकी बॉडी में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेज वो कम डिजोल्व हो सकती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी जो टिश्यूज़ है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसी फिनोमिनन को अपन क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है अपनी हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ का होता है, Henry law is applicable for sparingly soluble gases. Henry law is applicable only when gases doesn't react with solvent. Pressure is not too high. Temperature should not too high. तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हेनरी लॉ है वो अपना स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए, सोल्यूबल गैसेस के लिए अपन हेनरी सॉल्यूशन का काम में लेते हैं। और जो हेनरी लॉ है वो ओनली गैस एप्लीकेबल ओनली व्हेन, जब गैस डू नॉट रिएक्ट सॉल्वेंट, जब गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करे तब हेनरी लॉ का यूज़ किया जाता है। और एक इसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं हो सकता और इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का भी एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा देखो, इसमें एट इक्वेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे अपने पास एक ये इस प्रकार की एक ट्यूब सी बनी होती है, जिसमें क्या होता है, इधर तो इस ये वाली ट्यूब है, इसको बोलते हैं मैनोमीटर। ये यहीं पे देख लो आप, इसको मैनोमीटर बोलते हैं। ये इसके अंदर लिक्विड मरकरी भरी होती है। ठीक है, मैनोमीटर के अंदर। फिर यहाँ से ये सीधा एक इस कंटेनर में आएगा, तो यहाँ पे नीचे प्योर लिक्विड होता है, जिसको हाई प्रेशर पे मतलब हाई प्रेशर तो नहीं बोल सकते, इसको एवेपोरेट किया जाता है, मतलब कंडेंस नीचे से हीट दी जाती है। हीट के कारण इसकी जो गैसेज है यहाँ पे इसकी ड्रॉपलेट्स आ जाती है गैसेज की। ठीक है, तो ये इसमें होता है, जिसमें देखो क्या है, लिक्विड को जब वेपर बनाना है तो इसको इवेपोरेट करेंगे, यानी इसको गर्म करेंगे। जब वेपर से लिक्विड बनानी होती है तो इसको कंडेंस करेंगे। ठीक है, फिर एट इक्वेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एट इक्वेशन प्रेशर एक्सल्टेड बाय वेपर ऑन सरफेस। जब प्रेशर एक्सल्टेड होगा मतलब ज़्यादा होगा वेपर्स का सरफेस पे, तब क्या होता है, तब वो लिक्विड पे, तो उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, फिर अपना एक छोटा सा टॉपिक और आता है, राउट्स लॉ फॉर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का भी आता है यहाँ से एक क्वेश्चन, आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है, प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं, नॉर्मल टेस्ट में भी आपको पूछ लेते हैं, ओरल में भी पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब अपने पास ए लिक्विड का और बी लिक्विड दो लिए जाते हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए से, लिक्विड बी को करते हैं एक्स बी से। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है, देखो इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पार्शियल पार्शियल अब क्या बोल सकते हैं अपन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। जब सॉल्यूशन दो वोलेटाइल लिक्विड ए और बी से बना हो तो उसमें मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी काम लेते हैं, ठीक है। तब इसकी इक्वेशन भी बनेगी, देखो इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो जब कंपोनेंट ए को लेते हैं, फॉर कंपोनेंट ए कंपोनेंट के लिए क्या लेते हैं, फॉर ए कंपोनेंट के लिए पी ए, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए के, ठीक है, एक्स ए के। फिर कंपोनेंट बी के लेंगे तो वो हो जाएगा पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। पी नॉट ए एक्स यहाँ पे भी हो गया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इक्वल्स टू आएगा, इक्वल्स टू हटा के कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट अपन यहाँ पे ले लेंगे पी नॉट ए, ठीक है, एक्स ए है ही अपना। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही बी कंपोनेंट के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा। फिर अपन लेंगे टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। इसकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल्स टू ए, फर्स्ट और सेकंड की जो इक्वेशन है वो अपन यहाँ पे रख लेंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अपनी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड इक्वेशन बनने के बाद एक्स ए और एक्स बी को इक्वल्स टू में रख देंगे, जहाँ से अपनी एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। फिर हम एक्स ए की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन थर्ड में पुट करने के बाद क्या आता है, P इज इक्वल्स टू पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी आता है, ठीक है। ये अपने को यहाँ पे एक्स ए में पुट कर देना है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, अपने ऊपर की जो इक्वेशन है इससे हमें पता चलता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। मोल फ्रैक्शन यानी एक कंपोनेंट के वन कंपोनेंट पे, ठीक है। जब मोल फ्रैक्शन का एक कंपोनेंट चेंज होगा तो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे इसका ग्राफ जरूर पूछा जाता है। देखो जी, इसका ग्राफ बहुत इजी है। ग्राफ आपको मेन पेपर में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेन पेपर जो 2024 25 और 25 26 का जो हुआ है उसमें भी ग्राफ जरूर पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो क्या कैसे बनाना है। ये आपको एक कंटेनर लेना है, कंटेनर लेने के बाद एक डॉट यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे, ठीक है, इनको आपको मिलाना है, ठीक है। देखो मेरे से तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा, क्योंकि क्लियर डायग्राम ये बना रखा है मैंने यहाँ पे। आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा डायग्राम अलग भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर के बीच में बनाना है, ठीक है। एक्स ए और यहाँ पे एक्स ए रखेंगे 1 और एक्स बी रखेंगे इधर 1, एक्स बी 0 रखेंगे या एक्स ए 0 रखेंगे, ठीक है, उल्टा रखना है आपको यहाँ पे। और वेपर प्रेशर का क्या करेंगे, पी नोट ए को एक्स बी तक ले मिला देंगे इस लाइन को, और एक्स ए को मिला देंगे पी नोट बी तक, फिर पी नोट ए और पी नोट बी को मिला देंगे, ठीक से। फिर ये मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल लिख देना है इसका, P इज इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। फिर ये जो पी नोट बी वाला मिला है तो यहाँ पे पी बी का लिखा जाएगा, पी नोट बी और एक्स ए। फिर यहाँ से जो पी नोट ए एक्स ए बी का मिला है अपने पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए का लिखा जाएगा, ठीक है। आज अपन करेंगे खाली 10 पेज, ठीक है। तो 10 पेज तक होने के बाद मैं आपको एक पूरी पीडीएफ जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद एक साथ आपको पूरा वीडियो के साथ मिल जाएगा, और लास्ट में आपको पूरे चैप्टर का एक साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपको हम यहाँ पे दे देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे समथिंग समथिंग 50 to 60 के अराउंड बैठेंगे इसके, और भी बन जाएंगे, लेकिन इतने एक बने देंगे आप, ठीक है। फिर आता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या है, देखो क्या होता है कि अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे देंगे। व्हेन इन ए प्योर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक शुगर इज डिसॉल्व वेपर प्रेशर डिक्रीजेज व्हाई। इसको भी आपको बताते हैं। आप यहाँ से इसका आंसर ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ना, आपको समझ में आ जाए। As we know that the process of evaporation is a surface phenomenon depends upon number of solvent molecules present at surface of liquid. Since pure solvent number of solvent molecules are more at surface, so one on hitting more vapor more vapor is formed here, while in sugar solution number of solvent molecules are less at surface. ठीक है, since the sum of surface area is occupied by non volatile solute molecules, so on hitting less vapor is formed
Here that's why this solution containing non-volatile solute has a less value vapor pressure as compared to pure solvent। ठीक है, तो आप एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ना, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको समझना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए आपको 10 पेज ही करवाऊंगा क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा काम है तो मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद में कल आपको मैं ये पूरी पीडीएफ करा दूंगा और परसों इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे फिर। ठीक है।